नमस्कार, मैं अरविंद खोखर आज फिर एक बड़ी खबर के साथ आपके पास हूँ। देखिए, आपने कट कॉपी पेस्ट या आमतौर पर हम जो है ना कोई ईमेल लिखते हैं, कोई मैसेज लिखते हैं, व्हाट्सएप पे करते हैं, उसमें इस्तेमाल करते हैं कि कोई चीज़ जो है ना कट की जाती है, कहीं फिर उसकी कॉपी होती है, उसको कहीं पेस्ट कर दिया जाता है। लेकिन कट कॉपी पेस्ट के ज़रिए हमारे आसपास के 3 देशों की सरकारें बदली गई हैं। एक तरीका, एक स्टाइल और एक ही परिणाम। शुरुआत हुई थी 2022 में श्रीलंका से। श्रीलंका में लोग नाराज़ हुए सरकार, क्योंकि महंगाई, भ्रष्टाचार, वो जो एक स्थायी चीज़ होती है। और कौन सा देश ऐसा है दुनिया में जहाँ महंगाई और भ्रष्टाचार ना हो। दुनिया के सबसे ताकतवर देश हैं अमेरिका, वहाँ पे भी महंगाई और भ्रष्टाचार हैं। चाइना है, वहाँ पे महंगाई भ्रष्टाचार हैं। तो खैर श्रीलंका में हुआ, अचानक से भीड़ इकट्ठी हुई, राष्ट्रपति भवन में घुसी और जो पुलिस और जो सेना, जो मतलब जिनके कंधों पर सारे रक्षा का दारोमदार होता है, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए और वहाँ के राष्ट्रपति को भागना पड़ा। वहाँ की पूरी सरकार बदली गई। 2024-25 में यही स्थिति बांग्लादेश में हुई। ठीक ठाक चलती व्यवस्था में अचानक से कुछ चिंगारी लगी, छात्र सड़कों पे उतरे, गोलीबारी हुई, कुछ छात्र मारे गए। उसके बाद पूरे देश भर में बवाल हुआ और वहाँ की पुलिस और सरकार, जो सेना थी, उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए। सेना ने तो शेख हसीना से, जो उस टाइम बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी, उससे ये कह दिया कि भाई हम आपकी सुरक्षा करने में असमर्थ है, आप तुरंत देश छोड़ दीजिए। वो वहाँ उन्होंने शरण भारत में लिया करके अब भी भारत में रह रही है। अब जो है 2025 में हमारा सबसे जो पड़ोसी देश है नेपाल, वहाँ पे भी यही हुआ। जो जेनजी जिनको कह रहे हैं, वो कि सोशल मीडिया ऐप वहाँ सरकार ने बैन किए कोर्ट के आदेश के बाद, और वो सड़क पे उतरे और उसके बाद आगजनी हुई। और अब स्थिति ये है कि वहाँ पे जो है ना सरकार ने इस्तीफा दे दिया, प्रधानमंत्री देश छोड़कर भाग चुके हैं। पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी को जिंदा जला दिया गया है, मंत्री पीट दिए गए हैं और संसद भवन में डीजल टैंकर ले जा करके आग लगा दी। संसद भवन वहाँ का जल रहा है, धू धू करके जल रहा है और पूरे देश भर में अफरा तफरी का माहौल है। और जब ये वीडियो बना रहा हूँ उस समय तक जानकारी ये है कि 50 से ज़्यादा लोग वहाँ मारे जा चुके हैं। अब देखिए, बात ये कि इस तरह हो कैसे रहा कि सेम छात्र होते हैं, कि मतलब कि सेम ग्रुप होता है, अचानक से इतना बड़ा बवाल होता है, सरकार ही बदल जाती है ना कोई। और इसमें 1-2 दिन के अंदर सारा तामझाम निपट जाता है। श्रीलंका में 2 दिन के अंदर सरकार गई, बांग्लादेश के अंदर 2 दिन के अंदर सरकार गई, नेपाल के अंदर 2 दिन के अंदर सरकार गई, रिजीम चेंज हो गए। देखिए, जो डीप स्टेट जिसको कहते हैं, देखिए मेरा कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि यहाँ भ्रष्टाचार श्रीलंका में, बांग्लादेश में या नेपाल में नहीं भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है, युवा परेशान है, युवा के पूरी जनता ही परेशान है। कि देखिए, क्योंकि नेता जो होते हैं भ्रष्टाचारी तो इन जनरली हैं ही, और अफसरशाही भ्रष्टाचार है तभी तो, नहीं तो राम राज्य सभी जितने देश हैं उनमें आ चुका होता, नहीं आया है ऐसा। तो भ्रष्टाचार और नाराज़गी और बेरोजगारी है, लेकिन उसका जो परिणाम होता है, अचानक से ऐसा कैसे हो जाता है कि कुछ लोग सड़क पर उतरते हैं और पूरी सरकार ही ढह जाती है, सेना हाथ खड़े कर देती है, पुलिस हाथ खड़े कर देती है। तो इसका मतलब ये साफ है कि इनको पहले से जो भी इस तंत्र के पीछे है, जो भी छात्रों की जो नाराज़गी का फ़ायदा उठाने वाले जो पीछे डीप स्टेट है, वो पहले इनको, वहाँ की पुलिस को, वहाँ की जो सेना को, वहाँ के जो बड़े नेता हैं उनको विश्वास में लेते हैं, तब ये फिर अपना प्लान किया जाता। नहीं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि 12 घंटे के अंदर वहाँ की सेना कहते कि भाई हम कुछ नहीं कर सकते, वहाँ की जो पुलिस ये कहते हैं हम कुछ नहीं कर सकते, 12-12, 15-15 मंत्रियों के इस्तीफे हो जाएँ हल्के से दबाव पड़ते ही। ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। और देखिए, संभव होने के साथ साथ उसमें एक हैरानी की बात यह है कि देखिए, अब ये लोग कह रहे हैं कि जो खास करके जो मोदी विरोधी लोग हैं, और देखो मोदी का विरोध का मतलब ये, देखो मोदी लोकतंत्र ढंग से चुने हुए नेता हैं, उनको हटाने का एक लोकतांत्रिक तरीका, उनको चुनाव में हराओ, उनकी पार्टी को चुनाव में हराओ। लेकिन जिस तरह से बांग्लादेश में हुआ था, उस समय यहाँ के जो कुछ नेता वो ये कहने लगे थे कि भारत में भी ऐसा ही होना चाहिए और भारत में होगा। अब नेपाल में ये जो घटनाक्रम हुआ, उससे यहाँ के नेता कहने लगे हैं कि भाई ऐसा ही होगा, भारत में भी ऐसा होगा, नहीं मोदी को सत्ता छोड़ देनी चाहिए। देखिए, मैं आपको एक ट्वीट दिखाता हूँ, कुछ ट्वीट दिखाता हूँ। ये संजय राउत का है। इनका ये कहना कि ये कहीं भी हो सकता है। समाजवादी पार्टियों के कोई ट्वीट हैं जिनके अंदर वो कह रहे हैं कि भाई 75 साल के बूढ़े से जो है देश को आज़ादी दिलाओ। कोई कहते हैं संसद भवन में कहीं भी घुस सकते हैं। इस तरह की धमकियाँ, मतलब इस तरह की चेतावनी भारत को लेकर भी दी जा रही है। लेकिन अगर हम ये इमेजिनेशन करें कि यहाँ पे दिल्ली में कल ऐसी घटनाक्रम हो कि राष्ट्रपति भवन को घेर लिया जाए, प्रधानमंत्री आवास में आग लगा दी जाए, नेता सरकार जो है देश छोड़ के भागने लगे, उनको जला दिया जाए, मार दिया जाए, उस देश का क्या हाल होगा। वो छोटे छोटे देश हैं, बांग्लादेश छोटा देश, श्रीलंका छोटा देश, नेपाल छोटा देश, लेकिन अब भारत आबादी के लिहाज से गैर आधिकारिक रूप से दुनिया का सबसे बड़ा देश है। अगर यहाँ पे इस तरह का जो अनरेस्ट हुआ या इस तरह की चीज़ों को बढ़ावा दिया गया तो क्या अंजाम होगा, ये सोचने वाली बात है। लेकिन ये ज़रूर बात है और ये ज़रूर सोचने वाली बात है कि कट कॉपी पेस्ट स्टाइल से 3 सरकारें हमारे आसपास के देशों की बदल दी गई हैं। ना कोई बड़ा कुछ उसमें आंदोलन है, ना कोई बड़े इसमें कुछ ऐसी प्लानिंग हुई है, और सरकार और सेना आमने सामने जो हो गई वहाँ पे अचानक से। श्रीलंका में सेना ने हाथ खड़े किए, पुलिस ने हाथ खड़े किए, बांग्लादेश में सेना ने हाथ खड़े किए, पुलिस ने हाथ खड़े किए, यही नेपाल में हुआ है।
नेपाल के आर्मी चीफ ने भी आज, जब कोहली ने इस्तीफा नहीं दिया था, नेपाल के आर्मी चीफ ने कहा कि भी इस्तीफा देना पड़ेगा, तब जाके स्थिति कंट्रोल होगी। लेकिन स्थिति तो इस्तीफे के बाद भी कंट्रोल नहीं हो रही है। तो ज़रूर सोचने वाली बात है यहाँ की सरकार के लिए भी, लोकतंत्र में विश्वास करने वालों के लिए भी, और जो विपक्ष है उनके लिए भी, क्योंकि अगर किसी से तुम्हारी नापसंदगी है तो उसको हटाने का एकमात्र तरीका लोकतांत्रिक है, ना किसी हिंसा का समर्थन करना, ना किसी डीप स्टेट को बढ़ावा देना। और ये सरकार की भी जिम्मेदारी है, अगर ऐसा कोई डीप स्टेट काम कर रहा है तो उससे जो है ना देश को बचाएं और पूरी की पूरी मजबूती के साथ उससे लड़ें और देश के सामने सारी स्थिति रखें। जय हिंद।